तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, और एग्जाम के नज़रिए से एवं गवर्नमेंट जॉब के नज़रिए से एवं हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू में काम करने वाले नर्सेज के नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है ग्लासको कोमा स्केल। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ग्लासकोकोमा स्किल क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और हम ग्लासकोकोमा स्किल किस तरह निकाला जाता है मरीज का, आज हम इसी के बारे में जानकारी करेंगे। तो आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूं। मान लीजिए कि आपके सामने एक हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में एक पेशेंट आया जो कि अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में है। तो अगर अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में अगर पेशेंट आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या है कि उस पेशेंट का एग्जामिनेशन करोगे, असेसमेंट करोगे। तो अगर उस पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना होगा तो कॉन्शियस लेवल, एक बात का ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो ग्लासकोकोमा स्केल है, जीसीएस जिसको अपन बोलते हैं, ये हमेशा कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का स्केल नहीं है। ये ओनली सिर्फ पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने का स्केल है। इससे सिर्फ पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक किया जा सकता है, इससे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है पेशेंट का। तो ये चीज हमेशा आप याद रखिएगा। तो जो पेशेंट आपके पास अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में आया है, तो मान लीजिए कि उसके बारे में आप किसी सामने किसी दूसरे डॉक्टर को, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, उनको उसके बारे में इन्फॉर्म करना है आपको। तो आपने पेशेंट का असेसमेंट किया, आपने उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक किया। तो आपके पास अगर मान लीजिए जीसीएस को एक तरफ हटा दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, पेशेंट का बारे में अगर डॉक्टर को बताओगे, अगर जीसीएस के बारे में नहीं जानकारी है आपको प्रॉपर, तो आप पेशेंट के बारे में बताओगे कि पेशेंट सर सेमी कॉन्शियस है, सर पेशेंट तो ड्राउजी है। अब उसी जगह पे अगर मान लीजिए आपका ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो गया है, या किसी दूसरे स्टाफ से या ड्यूटी ऑन डॉक्टर से अगर न्यूरो सर्जन ने कॉल करके बात की, तो उन्होंने अपना असेसमेंट करके कुछ और शब्दों में बताया, और किसी डॉक्टर ने बताया, दूसरे स्टाफ ने बताया कि सर पेशेंट तो लिथार्जी है, या डिलीरियस है, या एंजाइटेड है, तो या डिसोरिएंटेड है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो लगभग ये सारे शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लगभग इनका मतलब भी लगभग सेम सा होता है। तो इससे क्या है कि जो पेशेंट का जो डाटा है वो डॉक्टर के पास क्लियर नहीं पहुंच पाया। तो उससे क्या है कि डॉक्टर भी कंफ्यूज रहेगा और पेशेंट के ठीक से इलाज नहीं हो पाएगा। तो इस सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, इस सारी प्रॉब्लम्स को अलग से मतलब मरीज के बारे में अगर अच्छे से जानकारी देने के लिए एक स्किल लेके आया गया है, ग्लासकोकोमा स्किल जिसको अपन बोलते हैं। उसकी मदद से क्या है कि हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ग्लासकोकोमा स्किल क्या है कि थोड़ा सा इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एवं मोटर रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में मेरे साथ में कुछ काम करने वाले ट्रेनी नर्सेज हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, और मेरे साथ वाले भी हैं। तो उनको थोड़ा सा इसमें अभी भी कंफ्यूजन था। तो अभी वो प्रॉपर जीसीएस पेशेंट का चेक नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी मेरे से बोला था कि इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए, एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं इसके बारे में। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ाएंगे, ग्लासकोकोमा स्केल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ग्लासकोकोमा स्केल क्या होता है और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हम और पेशेंट का किस तरह हम जीसीएस चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन या फिर हम इसको डेफिनेशन भी इसका बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है। तो अ न्यूरोलॉजिकल स्केल टू यूज टू चेक patients level of consciousness after। अब इस ये क्या है, एक स्केल है जिससे हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। तो अब हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्यों चेक करेंगे, किन कंडीशंस के बाद हम पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक किया जाता है। तो आफ्टर हेड इंजरी,
हेड ट्रोमा, हेड ट्रोमा या फिर स्ट्रोक, या फिर आपका मान लीजिए पेशेंट कोई इलीगल ड्रग, अगर ड्रग यूज कर लेता है, या फिर एल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं, वो अचानक से कोलैप्स हो जाएं या अचानक से ड्राउजी हो जाएं, है ना, तो ड्रग ओवरडोज, ड्रग ओवरडोज। तो कुछ इलीगल ड्रग्स होते हैं जैसे गांजा, हेरोइन, इस तरह का जो भी पेशेंट मतलब कंजप्शंस करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को भी कभी कभी जीसीएस अचानक से डाउन हो जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल स्केल ऑफ यूज टू चेक पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए जीसीएस का काम में लिया जाता है आफ्टर हेड इंजरी, हेड ट्रोमा या फिर स्ट्रोक या ड्रग ओवरडोज। तो इन कंडीशंस के बाद अगर पेशेंट का मान लीजिए अचानक से कॉन्शियस लेवल डाउन होता है, तो वो अगर हॉस्पिटल में आते हैं तो अपन पेशेंट का जीसीएस चेक करते हैं, तो उसकी मदद से पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक किया जाता है। अब देखिए इसके क्या है, कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। तो की कंपोनेंट्स अपन किनको बोलते हैं, मान लीजिए कोई भी यूनिट है, कोई भी टॉपिक है, उसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, मतलब उसके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं, जो भी अपन कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको अपन की कंपोनेंट्स बोल देते हैं। तो जीसीएस के कुछ की कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, तो की कंपोनेंट्स, तो जीसीएस के की कंपोनेंट्स होंगे। देखिए सबसे पहले तो इसका मेन की कंपोनेंट्स तो यही हो जाएगा कि असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इससे क्या करते हैं अपन, असेस द लेवल ऑफ, तो सबसे पहले तो अपन इसका पेशेंट का इससे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है कि मान लीजिए आपके पास हॉस्पिटल में कोई अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट आया या अनकॉन्शियस पेशेंट आया, तो आप उसका जब भी नर्सिंग असेसमेंट करेंगे या उसका असेसमेंट करने जाएंगे, तो पेशेंट का ये क्या है, कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का स्केल नहीं है, ये सिर्फ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने का स्केल है। तो हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे, तो असेसमेंट करते हैं हम एबीसीडी के, एबीसीडी से, है ना। तो एबीसीडी आप लोगों ने सुना होगा, ए बी सी डी, हम ये चार चीजें पेशेंट के अंदर, जब भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो हम ये चार चीजें देखते हैं। ए से हम पेशेंट का सबसे पहले एयरवे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट का एयरवे खुला हुआ है कि नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या फिर कोई हेड ट्रोमा वगैरह होने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो हम सबसे पहले पेशेंट का एयरवे सिक्योर करेंगे। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं डॉक्टर की हम पेशेंट को इंटूबेट किया जाए। तो सबसे पहले उसका एयरवे सिक्योर किया जाता है। सेकेंड, पेशेंट का ब्रीदिंग देखा जाता है कि पेशेंट ब्रीद कर रहा है कि नहीं है, या पेशेंट का ब्रीदिंग लेवल कैसा है। अगर पेशेंट का ब्रीदिंग लेवल ठीक नहीं होगा, तो पेशेंट रेस्पिरेशन अगर ठीक नहीं होगा पेशेंट का, तब भी पेशेंट क्या है, एकदम से कोलैप्स कर सकता है, अरेस्ट हो सकता है। तो हम सेकंड नंबर पर पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न देखा जाता है। थर्ड नंबर पर पेशेंट का सर्कुलेशन देखा जाएगा। हम पेशेंट का सर्कुलेशन देखते हैं कि पेशेंट का पल्स रेट है कि नहीं है, हार्ट रेट चेक किया जाता है, पल्स चेक किया जाता है, पल्स एब्सेंट है, अगर पल्स एब्सेंट पाई जाती है तो हम आप लोगों को पता ही होगा सीपीआर स्टार्ट करते हैं। कैरोटेड पल्स देख के अगर पल्स एब्सेंट है तो हम सीपीआर स्टार्ट करते हैं। तो पेशेंट का सर्कुलेशन देखा जाएगा। एंड थर्ड नंबर पे आती है डिसेबिलिटी, सॉरी फोर्थ नंबर पर डिसेबिलिटी। तो अब डिसेबिलिटी जो है ये हम चेक करते हैं जीसीएस के थ्रू। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी चेक करने का हमारा जीसीएस स्केल हेल्प करता है। तो ये चारों चीज बताने का मेरा यही कारण था कि जिससे आपको बताया जा सके कि हम जीसीएस कहाँ यूज करते हैं। तो वही था, फर्स्ट एयरवे चेक करेंगे, ब्रीदिंग पैटर्न देखेंगे, उसका सर्कुलेशन पल्स चेक करेंगे, एंड फोर्थ उसका फिर हम डिसेबिलिटी चेक करते हैं। तो डिसेबिलिटी हमारी हेल्प करता है जीसीएस डिसेबिलिटी चेक करने में। तो हमारा सेकंड की कंपोनेंट्स ऑफ जीसीएस हो जाएगा डिसेबिलिटी वी चेक
वी चेक विद द हेल्प ऑफ जीसीएस। तो जीसीएस का मतलब आप समझ जाइएगा, ग्लासको स्केल है। तो हम इससे पेशेंट के क्या डिसेबिलिटी चेक कर सकते हैं जीसीएस की हेल्प से। एंड थर्ड कंपोनेंट हमारा आ जाएगा, ये क्या है, नॉट अ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इट्स अ चेक ऑफ कॉन्शियस लेवल। तो इससे क्या है, अपन पेशेंट, इट इज नॉट अ न्यूरोलॉजिकल examination, its help only check level of consciousness। तो ये क्या है, इससे अपन पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए दूसरे तरीके हैं, तो इससे ओनली हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। तो ये हमारा थर्ड की कंपोनेंट हो गया। एंड फोर्थ की कंपोनेंट हो गया कि इसमें जो जीसीएस है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मतलब इसके अंदर हम क्या क्या चेक करते हैं, आई रिस्पॉन्स चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं और मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो देयर इज अ 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, तो ये 3 कंपोनेंट्स है, आई, वर्बल एवं मोटर। ये 3 का हम रिस्पॉन्स चेक करके पेशेंट का जीसीएस निकालते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, अब किस तरह निकाला जाता है जीसीएस स्कोर, हम वो पढ़ लेते हैं। तो आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स को इसको हम ईवीएम भी लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए, जो आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एवं मोटर रिस्पॉन्स है, उसको अपन ईवीएम लिख देते हैं, ईवीएम। तो ईवीएम का मतलब आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, या मोटर रिस्पॉन्स। अब इसमें हम मार्क नंबर्स कैसे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम, या मैक्सिमम। तो आई रिस्पॉन्स में मिनिमम स्कोर रहेगा हमारा 1, मिनिमम स्कोर रहता है हमारा 1, और मैक्सिमम स्कोर हम इसमें देते हैं 4। अगर पेशेंट अच्छे से देख रहा है, जब उसको मतलब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, या फिर उसको बुलाने की, आवाज देने की अगर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तब हम उसको मैक्सिमम नंबर दे देते हैं 4। वर्बल रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट बातचीत नहीं कर रहा है तो मिनिमम स्कोर रहेगा हमारा 1, एंड मैक्सिमम अगर पेशेंट अच्छे से बातचीत कर रहा है, ओरिएंटेड है, तब हम मैक्सिमम नंबर देते हैं 5। एंड मोटर रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बिल्कुल आराम से लेटा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कितना भी आवाज करो, कितना भी उसको पिंच करो, लेकिन पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तब हम ऐसी कंडीशन में पेशेंट को देंगे जीसीएस 1, और मैक्सिमम इसमें दिया जाता है मोटर रिस्पॉन्स में 6। तो अब एक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, और जीसीएस में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि मिनिमम जीसीएस स्कोर कितना होगा। तो मिनिमम जीसीएस स्कोर इनको अपन प्लस करेंगे तो कितना हो गया 3, और मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना हो गया 15। तो अपन नोट डाल के इधर लिख सकते हैं,
मिनिमम GCS स्कोर इज 3। अब देखिए मिनिमम जीसीएस स्कोर तो 3 होता है, लेकिन अगर बाई चांस कंडीशन लग जाती है कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है, उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा हुआ है, तब पेशेंट का जीसीएस स्कोर क्या होगा? तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है 2ET, अगर ऑप्शन में दिया गया है 2ET, तब आपको 2ET पे ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स को ET से शो किया गया है, तो यहाँ पे आई रिस्पॉन्स 1 होगा, मोटर रिस्पॉन्स 1 होगा, लेकिन यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स को ET से शो किया गया है, इसलिए अगर ऑप्शन में 2ET देता है तो आपको 2ET बताना है, या 2ET विकल्प ही हमेशा चूज करना है। वैसे मिनिमम स्कोर 3 होता है, लेकिन अगर 2ET ऑप्शन में है तो 2ET ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम वर्बल रिस्पॉन्स को, वैसे कभी भी जीसीएस में क्या है कि कभी 0 नहीं दिया जाता है, 0 कभी नहीं दिया जाएगा, नो रिस्पॉन्सिव है तब भी मिनिमम नंबर उसको 1 दिया ही जाता है। तो लेकिन अगर यहाँ पे वर्बल रिस्पॉन्स को ET से शो कर रहे हैं, इसलिए 2ET भी हो सकता है। अब मैक्सिमम जीसीएस स्कोर कितना होगा? 15। तो मैक्सिमम जीसीएस स्कोर हमारा होता है 15। तो ये तो हमारा कुछ की कंपोनेंट्स हो गए थे, जीसीएस स्कोर किस तरह निकाला जाता है। अब अपन उसकी तरफ चलते हैं कि आई रिस्पॉन्स में नंबर अपन कैसे देते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स में किस तरह देंगे, और वर्बल रिस्पॉन्स में कितना नंबर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि पेशेंट का कितना जीसीएस होगा तब पेशेंट सीवियर रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, या हाई रिस्क है। तो इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट में बता देता हूं मैं। सीवियरिटी, तो अगर मान लीजिए पेशेंट का जीसीएस 13 से 15 के बीच में है तो माइल्ड रिस्क है। अगर जीसीएस 13 से 15 है तो पेशेंट क्या है? माइल्ड रिस्क में है, उसको इतना ज्यादा रिस्क नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर अगर पेशेंट का जीसीएस जब 15 है तो उसको रिस्क किस तरह का है? देखिए पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में आया है तो कोई ना कोई कंप्लेन लेकर तो आया ही होगा, तो अदर उसको रिस्क रह सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, या अदर डिजीज की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो पेशेंट को रिस्क तो है। लेकिन न्यूरोलॉजिकल साइड से उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो 15 है, उसका कॉन्शियसनेस लेवल 15 है, लेकिन उसको अदर टाइप के रिस्क हैं, इसलिए अपन उसको माइल्ड रिस्क में तो रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है अगर 9 to 12 है जीसीएस पेशेंट का, 9 to 12 तो मॉडरेट रिस्क है। तो पेशेंट का अगर जीसीएस 9 to 12 है तो उसको थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क है, थोड़ा सा पेशेंट को देखभाल की जरूरत है। लेकिन अगर बिलो 9 है पेशेंट का जीसीएस, अगर पेशेंट का जीसीएस अचानक से बिलो 9 से कम हो जाता है तो मान लीजिए पेशेंट क्रिटिकल है आपका, तो इस कंडीशन में कभी कभी तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं पेशेंट को तुरंत इंटूबेट कर दिया जाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब लगा दिया जाता है। तो पेशेंट का अगर बिलो 9 चला गया जीसीएस, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे आईसीयू के अंदर ही। ऐसे पेशेंट को वार्ड में या जनरल वार्ड में या फिर बीआईटी सूट बीआईटी रूम में, उस जगह पर कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता है। तो अगर जीसीएस 3 to 8 है तो पेशेंट सीवियर रिस्क में है, तो ऐसे पेशेंट को क्या है? सीवियर रिस्क है। तो ये तो हमारा थोड़ा सीवियरिटी ऑफ रिस्क ऑफ सीवियरिटी था कि पेशेंट का कितना जीसीएस होना चाहिए। तो नॉर्मल पेशेंट का जीसीएस 15 रहेगा, 13 to 15 है, तो पेशेंट नॉर्मली वार्ड में रह सकता है, उसको अपन उतना ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं रह सकती है, वार्ड में उसको सिस्टर्स या नर्सिंग स्टाफ देख सकता है। लेकिन अगर बिलो 9 है जीसीएस तो मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को वार्ड में नहीं रखा जा सकता, तुरंत पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट किया जा सकता है, और उसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है। उसको कार्डियक मॉनिटर जो रहता है, जैसे में कि 5 पैरामीटर्स आते हैं, उसका ईसीजी, एसपीओ2, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन एवं
बीपी उसका हमेशा कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पेशेंट कभी भी कोलैप्स कर सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत रहती है। अब अपन चलते हैं, जो 3 अपन ने कंपोनेंट्स पढ़े थे, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एवं मोटर रिस्पॉन्स, तो उनमें नंबरिंग कैसे कैसे दी जाती है, तो उसके बारे में अपन चले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आई रिस्पॉन्स। तो आई रिस्पॉन्स में देखिए, अगर पेशेंट आपका नॉर्मली आंख खोल रहा है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है, स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग, अगर स्पॉन्टेनियसली आई ओपनिंग है तो उस पेशेंट को नंबर दिए जाते हैं 4, मैक्सिमम नंबर दिया जाएगा 4। मान लीजिए पेशेंट अच्छे से देख रहा है, आप जब भी पेशेंट से मिलने गए, पेशेंट ने तुरंत आपकी तरफ देखा, तो पेशेंट मतलब स्पॉन्टेनियसली देख रहा है, आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहा है, एकदम नॉर्मली देख रहा है, तो उस पेशेंट को अपन नंबर देते हैं 4। अब मान लीजिए पेशेंट क्या है कि आप पेशेंट से मिलने गए, पेशेंट का जीसीएस देखना चाहा, तो पेशेंट क्या है अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, आप उसको नाम से बुला रहे हो, उसको आवाज दे रहे हो, लेकिन वो आंख नहीं खोल रहा है, तब आप सॉरी आप नॉर्मली उसने आंख नहीं खोली, लेकिन जब आपने उसको आवाज दी, जब आप उसके नाम से आपने उसको बुलाया, तब उसको, ऐसे पेशेंट्स को आपने नंबर देंगे 3। तो आई ओपनिंग विद साउंड, आई ओपनिंग विद साउंड। अगर आपके आवाज देने से पेशेंट आई ओपनिंग कर रहा है, नाम लेकर बुलाने से या कोई किसी तरह की कोई आवाज करने से अगर पेशेंट आंखें खोल रहा है, तब ऐसे पेशेंट्स को अपन जीसीएस में नंबर देते हैं 3। एंड नेक्स्ट आ जाता है, अगर पेशेंट आई नाम से भी आंखें नहीं खोल रहा है, तब अपन उसको क्या करेंगे, जीसीएस चेक करने के लिए पेन स्टिमुलाई देंगे, है ना। तो आई ओपनिंग विद पेन स्टिमुलाई। तो ऐसे पेशेंट को अपन जीसीएस में नंबर देते हैं 2। पेशेंट का जब जीसीएस चेक करने गए, पेशेंट ने कोई आवाज से, नाम बुलाने से भी आंखें नहीं खोली, तो आप उसको पिंच करोगे, थोड़ा सा पेन देने का कोशिश करोगे, तब अगर उस कंडीशन में अगर पेशेंट आईज ओपन कर रहा है, तो उसको अपन जीसीएस नंबर दिया जाएगा 2। अगर नो आई ओपनिंग है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नो आई ओपनिंग, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जीसीएस दिया जाएगा मिनिमम 1। 0 तो देते ही नहीं है इसमें, वो 1 नंबर तो देना ही है। तो अगर नो रिस्पॉन्सिव है, नो आई ओपनिंग है, किसी भी कंडीशन में आई ओपनिंग नहीं कर रहा है, आपने उसकी पैर से चाबी से या किसी से इंस्ट्रूमेंट से अगर उसका पैर में रब किया या उसको कुछ भी किया, लेकिन पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, आई ओपनिंग की ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को अपन नंबर देते हैं सबसे मिनिमम नंबर 1। तो ये था हमारा आई रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा है वर्बल रिस्पॉन्स। तो वर्बल रिस्पॉन्स में मिनिमम नंबर है 1 और मैक्सिमम नंबर है 5। तो हम 5 किसको देंगे, हम अधिक से कम की तरफ जाएंगे। तो जो पेशेंट फुली कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, तो ऐसे पेशेंट को अपन नंबर देते हैं 5, मतलब फुली कॉन्शियस। तो अगर पेशेंट फुल कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, तो उस पेशेंट को नंबर दिए जाते हैं 5। अब आप बताइए पेशेंट का ओरिएंटेशन कैसे चेक करेंगे, हम कैसे चेक कराएंगे कि पेशेंट फुली कॉन्शियस है या फिर ओरिएंटेड है। तो ओरिएंटेशन चेक किया जाता है हमेशा, पेशेंट से 3 सवाल पूछ लो, जनरल सवाल। आपका नाम क्या है, आप किस जगह पे हैं, और आप अभी समय क्या हो रहा है। तो हम ओरिएंटेशन चेक करते हैं, नेम, प्लेस और टाइम।
ये तीन टाइम आप जनरल क्वेश्चंस कर लो, अगर पेशेंट ने तीनों सवालों के जवाब ठीक से दे दिए तो पेशेंट का ओरिएंटेशन अच्छा है और पेशेंट फुली कॉन्शियस है। पेशेंट से आप नाम पूछेंगे, पेशेंट ने नाम सही बता दिया। आप प्लेस पूछेंगे कि आप कहाँ पर हैं, आप हॉस्पिटल में हैं कि आप घर पे हैं या किस जगह पे हैं, तो या फिर आपके आसपास में मतलब कौन कौन लोग हैं, तो उस तरह से आप प्लेस पूछ सकते हो। टाइम पूछ सकते हो कि बताइए सुबह हो रही है कि शाम हो रही है ना, दिन है कि रात है, इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। अगर पेशेंट ने जवाब दिया तो ओरिएंटेड है, नहीं जवाब दे पाया, कंफ्यूज्ड है, तो पेशेंट का जीसीएस कम है। तो अगर कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन कर रहा है पेशेंट, तो इस कंडीशन में देते हैं अपन नंबर 4। अगर पेशेंट कंफ्यूज कन्वर्सेशन कर रहा है, मान लीजिए आपने पेशेंट से नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो पेशेंट थोड़ा सा सोच के बोला, हाँ मेरा नाम, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज है, मतलब उसको अपने नाम के बारे में कंफ्यूजन है, या आप कहाँ से आए हो, है ना, तो ये उसने थोड़ा सोच के बोला, थोड़ा सा कंफ्यूजन में था। अगर कंफ्यूजन कन्वर्सेशन कर रहा है पेशेंट तो उसको नंबर देंगे अपन 4। और अगर इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है पेशेंट, इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को अपन नंबर देते हैं 3। इन अप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब है कि मान लीजिए इन अप्रोप्रिएट वर्ड कौन से पेशेंट बोलेंगे, देखिए जो इलीगल ड्रग एब्यूज वाले पेशेंट होते हैं, जो इलीगल ड्रग्स, जो हेरोइन गांजा एल्कोहल एब्यूज वाले पेशेंट होंगे, तो ऐसे पेशेंट जब हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो वो क्या इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलते हैं। उनसे आप पूछेंगे आपका नाम क्या है, तो बताएंगे कि हाँ मैंने खाना खा लिया, या आप मतलब जो भी पूछोगे उसका हमेशा कुछ अलग ही जवाब देंगे, मतलब मीनिंगलेस बात करते हैं। मीनिंगलेस बात करना मतलब इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को जीसीएस नंबर देंगे 3। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, अगर पेशेंट इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है तो उसको नंबर दिया जाता है 2। अब इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड क्या होता है, देखिए इसको समझते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, मान लीजिए आप पेशेंट के पास गए, आपने पेशेंट से नाम लेकर बुलाया, पेशेंट ने कोई जवाब नहीं दिया, आपने उसको थोड़ा सा पेन स्टिमुलाई दिया, लेकिन पेशेंट ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बस थोड़ा सा एक आवाज निकाली, जिसको अपन कभी कभी सिंपल भाषा में बोले कराने जैसी आवाज, जिसको अपन माउनिंग भी बोलते हैं, है ना, अगर माउनिंग भी बोला जाता है उसको, जिसको अपन माउनिंग भी बोलते हैं। अगर पेशेंट माउनिंग कर रहा है, कराने जैसी आवाज निकाल रहा है, आप जीसीएस चेक कर रहे हो, पेशेंट को आपने जीसीएस चेक करने की कोशिश की, लेकिन पेशेंट ने क्या है, कोई क्लियर वर्ड नहीं बोला, कोई भी वर्ड है वो क्लियर नहीं था, समझ में नहीं आया हमारे, लेकिन उसने थोड़ी सी कराने जैसी आवाज निकाली, माउनिंग की, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को जीसीएस नंबर देंगे 2। अब अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नो, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो नो रिस्पॉन्स, तो उस कंडीशन में नंबर अपना मिनिमम है 1। तो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मिनिमम नंबर दिया जाएगा 1। तो ये का हमारा वर्बल रिस्पॉन्स किस तरह चेक किया जाता है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मोटर रिस्पॉन्स। तो मोटर रिस्पॉन्स में मैक्सिमम नंबर दिया जाता है 6 और मिनिमम नंबर दिया जाता है 1। तो अब हम 6 नंबर किसको देंगे जीसीएस, तो जो ओवे कमांड कर रहा है, मतलब हमारे हम ओवे कमांड, उसको अपन नंबर देंगे 6। ओवे कमांड देखिए क्या होता है। ओवे कमांड मतलब आपने पेशेंट को बोला कि हाथ उठाइए, तो पेशेंट ने दोनों हाथ उठा दिए। आपने बोला पेशेंट को दोनों पैर उठाइए, तो पेशेंट ने दोनों पैर उठा दिए। आपने पेशेंट को बोला कि आप अपनी जबान दिखाइए, जीभ दिखाइए, तो आप पेशेंट को जीभ दिखा दी। तो इस कंडीशन में ओवे कमांड है, मतलब पेशेंट आपकी सारी बातें
मान रहा है, जो आप उसको कमांड दे रहे हो उसको पूरा फॉलो कर रहा है, तो हम उसको नंबर देंगे पेशेंट का जीसीएस है 6। अब देखिए एक कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए पेशेंट आपका गुल्लन-बेरी सिंड्रोम का है या फुली बॉडी उसकी पैरालाइज्ड है। अगर पैरालाइज्ड बॉडी है तब आप पेशेंट का जीसीएस किस तरह चेक करोगे? तो आप पेशेंट को बोलोगे कि आप अपनी जीभ दिखाइए। तो पेशेंट अपनी जीभ अगर दिखा पा रहा है, हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, लिम्स मूवमेंट नहीं है, लिम्स वीकनेस वाला पेशेंट है, लेकिन अगर वो अपनी जीभ दिखा पा रहा है तो उस पेशेंट का जीसीएस होगा 6। लेकिन अपन ये चार्ट में जहां भी मेंशन कर रहे हैं जीसीएस, वहां पर मेंशन करेंगे कि पेशेंट क्या है कि पैरालाइज्ड है बॉडी, तो उस वजह से अपने लिम्स नहीं उठा पा रहा है, लेकिन पेशेंट कमांड फॉलो कर रहा है। तो इसी तरह आई रिस्पॉन्स वाली में एक कंडीशन लग जाती है कि मान लीजिए पेशेंट क्या है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, तो आपने उसको पेशेंट को बोला कि आंख आंख खोलिए, तो पेशेंट ने क्या है अपनी आंखें तो खोल दी, लेकिन क्या है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जीसीएस कम है, उसका जीसीएस फिर भी पूरा ही माना जाएगा, क्योंकि जीसीएस इज नॉट अ विजन टेस्ट, इट इज अ ओनली चेक लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। तो इससे अपन पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस चेक करते हैं, इससे अपन पेशेंट देख सकता है कि नहीं देख सकता है ये चेक करने नहीं गए हैं। तो पेशेंट अगर आपके कहने से आंखें खोल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है, तो पेशेंट का जीसीएस अपन पूरा ही देंगे। तो अगर कंडीशंस लग जाती हैं तो वो कंडीशंस आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि पेशेंट का जीसीएस 3 या 4 है, लेकिन वो पेशेंट ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, ये आपको मेंशन कर देना है। तो अब देखिए ओवे कमांड है अगर पेशेंट, तो अपन नंबर देंगे उसको 6। अगर मूव टू लोकलाइज पेन, अब इसका क्या मतलब होगा, मूव टू लोकलाइज पेन? मान लीजिए आपने पेशेंट का जीसीएस चेक करने के लिए पेशेंट को यहाँ पे फोर हेड पे थोड़ा सा पेन दिया, तो पेशेंट ने क्या है अपना हाथ अपने आपका हाथ हटाने के लिए वहां तक लेके गया, या आपने मिड स्टर्नम पे आपने पेशेंट को पेन दिया, तो पेशेंट क्या है आपका हाथ हटाने के लिए अपना हाथ लेके आया कि मेरे को यहाँ पे दर्द मत दो। मतलब जहां आप उसको पेशेंट को पेन दे रहे हो, उस पेन को वो लोकलाइज कर पा रहा है, उसको वो बता पा रहा है कि मेरे को यहाँ दर्द दिया जा रहा है या यहाँ दर्द हो रहा है। तो इसी तरह पेशेंट को जीसीएस चेक करने के लिए कुछ कुछ जगह होती है, जैसे कि जो आई बॉल्स होती हैं, इसके ऊपर अपन पेशेंट को थोड़ा सा पेन देते हैं, फोर हेड के ऊपर दर्द देते हैं, यहाँ पर मिड स्टर्नम के ऊपर थोड़ा सा अपन पेशेंट को पेन देते हैं। तो ये कुछ जगह रहती हैं जहां पर अपन पेशेंट का जीसीएस चेक करने के लिए पेन देते हैं। तो इन जगह पर अगर आपने पेशेंट को पेन दिया तो पेशेंट क्या अपना हाथ वहां तक लेके आया, मतलब पेशेंट ने जो पेन है उसको लोकलाइज किया, कि उसने बताया कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है। तो अगर वो दर्द को लोकलाइज कर पा रहा है, पहचान पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नंबर देते हैं 5। लेकिन अगर पेशेंट दर्द को पहचान नहीं पा रहा है, आपने पेशेंट को पिंच किया या पेशेंट को दर्द दिया, तो उसने विड्रॉ किया, बस अपना बॉडी को हिलाया, फ्लैक्स टू विड्रॉ फ्रॉम पेन, फ्लैक्स टू विड्रॉ फ्रॉम पेन, तो इस कंडीशन में पेशेंट को जीसीएस नंबर दिया जाएगा मोटर रिस्पॉन्स 4। मान लीजिए पेशेंट को आपने दर्द दिया, तो पेशेंट ने क्या है सिर्फ अपनी बॉडी को हिला दिया, सिर्फ बॉडी में मूवमेंट आपको दिखाई दिया, तो इस तरह की कंडीशन अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप पेशेंट को जीसीएस नंबर दोगे 4। अब नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल फ्लेक्शन। देखिए एबनॉर्मल फ्लेक्शन क्या होता है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप किसी पेशेंट के पास में गए, तो पेशेंट जो लंबे समय से वेंटिलेटर पे है या लंबे समय से आईसीयू में है या किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या है आपने देखा, तो ऐसे पेशेंट की कोई पेशेंट आपने देखा होगा, उनका क्या है फ्लेक्शन, जो हाथ है दोनों हाथ ऐसे इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, पेशेंट लेटा हुआ है और उसके हाथ इस तरह से मुड़े हुए हैं, दोनों जो मुट्ठियां हैं वो अंदर की तरफ बंद हैं। तो इस तरह का अगर आपको पेशेंट के अंदर साइन दिखाई दे रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन। तो अगर आपको ये साइन दिखाई दे जाता है, तो इस कंडीशन में आप पेशेंट को जीसीएस नंबर दोगे 3। अब एक नेक्स्ट होता है एबनॉर्मल एक्सटेंशन।
तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन उसमें अपन नंबर देते हैं पेशेंट को 2। अब एबनॉर्मल एक्सटेंशन क्या होता है, मान लीजिए आप पेशेंट के पास गए और जो लंबे समय से न्यूरोलॉजिकल डिजीज से सफर कर रहा है, तो उस तरह के पेशेंट्स में देखा जाता है कि कई पेशेंट्स का जो हाथ पैरों का मूवमेंट है वो इस तरह बाहर की तरफ हो जाता है, जो हाथों का मूवमेंट है, पैरों का मूवमेंट है, वो वाइड हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, मतलब जो अगर एक्सटेंड कर जाते हैं लिम्स तो उसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंशन। तो अगर ये साइन आपको दिख रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में आप हमेशा नंबर देते हो 2। तो देखिए जिनमें एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखा जाता है उन पेशेंट्स में न्यूरोलॉजिस्ट बताते हैं कि रिकवरी के चांसेस रहते हैं, वो पेशेंट रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जिनमें एबनॉर्मल एक्सटेंशन जिनमें साइन देखा जाता है उन पेशेंट्स की रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इरिवर्सिबल वाली कंडीशन में चले जाते हैं वो पेशेंट, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वही हुआ कि ऐसे एबनॉर्मल एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है तो आप पेशेंट को जीसीएस दोगे 2। अब नो रिस्पॉन्स है, अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है तो अपन नंबर देंगे 1। तो मिनिमम नंबर कितना है 1। तो अगर पेशेंट के अंदर मोटर रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है तो उस कंडीशन में हम नंबर दे देते हैं 1। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह का इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा उसमें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करिए, जो भी नर्सिंग फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं या अभी भी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, या जो लोग आईसीयू के अंदर काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए। क्योंकि पेशेंट का जीसीएस चेक करना और जो पीपुल साइज देखना, ये पेशेंट को जरूर आना चाहिए। आपको पीपुल साइज में भी अगर कोई डाउट है तो मैं उसका भी एक वीडियो लेके आऊंगा। पीपुल साइज देखना और जीसीएस देखना बेहद जरूरी है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप अगर अच्छे से बता पाते हो तभी पेशेंट की कंडीशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो डॉक्टर से। तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में बहुत जल्द।